हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में राजस्थान के भूगोल के बारे में पढ़ेंगे और इसमें अपना पहला टॉपिक रहेगा वो है राजस्थान का सामान्य परिचय। तो सामान्य परिचय में क्या क्या होगा तो उसे देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, अपना पहला टॉपिक होगा राजस्थान का सामान्य परिचय। और राजस्थान के सामान्य परिचय में अपन पढ़ेंगे अक्षांश, देशांतर, क्षेत्रफल, निर्माण, स्थल सीमा, आकृति, प्राचीन नाम, शुभंकर और अन्य महत्वपूर्ण। इसके बारे में अपन जानेंगे। तो सबसे पहले अपन जानते हैं अक्षांश में पढ़ेंगे अक्षांश क्या होते हैं, अपने राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कहाँ से प्रारंभ होता है, कहाँ तक है, कौन कौन सी अक्षांशीय रेखाएं अपने राजस्थान से होती हुई गुजरती हैं और राजस्थान का अक्षांशीय अंतराल कितना है, विस्तार कितना है, राजस्थान से गुजरने वाली सबसे लंबी अक्षांशीय रेखा कौन सी है। तो हम इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद पढ़ेंगे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो यह सबसे बड़ा राज्य कब बना, राजस्थान के सबसे बड़े जिले कौन से हैं, राजस्थान के सबसे बड़े संभाग कौन से हैं, इन सब चीज़ों के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। फिर अपन पढ़ेंगे निर्माण। राजस्थान का निर्माण स्वरूप, राजस्थान कब राज्य बना, राजस्थान के कौन से जिले कब बने, राजस्थान के संभाग कितने हैं, कौन सा संभाग कब बना, तो उसके निर्माण के बारे में अपन चर्चा करेंगे। फिर अपन पढ़ेंगे स्थल सीमा, यानी कि राजस्थान की स्थल सीमा कितनी है। जैसे अपन ने पढ़ा होगा 5920 किलोमीटर राजस्थान की स्थल सीमा है। तो वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है, अंतर्राज्यीय सीमा कितने राज्यों के साथ हैं, अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है, उनके पास में कौन कौन से जिले हैं और उनमें भी बड़े छोटे जिले कौन कौन से हैं, ये सब अपन स्थल सीमा में जानेंगे। इसके बाद अपन पढ़ेंगे आकृति। पहले तो अपन देखेंगे राजस्थान की आकृति कैसी है, फिर राजस्थान के कुछ जिले हैं उनकी आकृतियाँ कैसी हैं। जैसे सीकर के बारे में अपन कहते हैं अर्धचंद्राकार या प्याले नुमा या कटोरे नुमा। अजमेर के बारे में अपन कहते हैं त्रिभुजाकार। डूंगरपुर के बारे में भी कहते हैं त्रिभुजाकार। चित्तौड़ के बारे में कहते हैं घोड़े के नाव के समान। टोक पतंगाकार। बाड़मेर दक्षिण भारत के समान। सिरोही मेंढक के समान। ये सब जिलों की आकृतियाँ हैं कि ये जिले ऐसे प्रतीत होते हैं। उसके बाद अपन देखेंगे प्राचीन नाम। जैसे राजस्थान के प्राचीन नाम कौन कौन से हैं। जैसा कि अपन ने पढ़ा होगा राजस्थान को रायथान, रजवाड़ा, राजस्थान, राजपूताना, ब्रह्मव्रत प्रदेश, ये सभी राजस्थान के प्राचीन नाम हैं। और उसके बाद अपन पढ़ेंगे शुभंकर, यानी राजस्थान के प्रत्येक जिले के शुभंकर घोषित कर रखे हैं। वसुंधरा राजे ने ये किए थे कि जो भी जिला है उसका कोई न कोई शुभंकर होता है। जैसे कि राजस्थान में राज्य पक्षी, राज्य पशु होते हैं ना, उसी प्रकार हर जिले का शुभंकर घोषित किया गया है। कोई भी जिला है तो उसका शुभंकर बनाया गया है। जैसे भीलवाड़ा, तो भीलवाड़ा का शुभंकर मोर को बनाया गया है। प्रतापगढ़ का उड़न गिलहरी। इसी प्रकार किसी न किसी जिले का पशु या पक्षी को वहाँ का शुभंकर बनाया गया है। तो अपन शुभंकर के बारे में भी पढ़ेंगे। अब लास्ट पॉइंट रहेगा अन्य महत्वपूर्ण। अन्य महत्वपूर्ण में अपन पढ़ेंगे कि अपन ने ये सारे पॉइंट पढ़ लिए तो उसके बाद अन्य महत्वपूर्ण बिंदु रह जाएंगे। जैसे ऐसा कोई जिला है जो सबसे ज़्यादा जिलों के साथ सीमा बना रहा है, या फिर ऐसा कोई जिला जो संभाग मुख्यालय के साथ सीमा बना रहा है, या सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहा हो, या न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहा हो, आदि महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, अपना पहला टॉपिक होगा राजस्थान का सामान्य परिचय। और राजस्थान के सामान्य परिचय में अपन पढ़ेंगे अक्षांश, देशांतर, क्षेत्रफल, निर्माण, स्थल सीमा, आकृति, प्राचीन नाम, शुभंकर और अन्य महत्वपूर्ण। इसके बारे में अपन जानेंगे। तो सबसे पहले अपन जानते हैं अक्षांश के बारे में। अक्षांश क्या होता है, तो अक्षांश की परिभाषा देख लेते हैं। अक्षांश रेखा। सबसे पहले अक्षांश रेखा के बारे में जानेंगे। अक्षांश रेखा जिसे कहते हैं
पृथ्वी या ग्लोब के केंद्र बिंदु से खींचे गए समान कोण को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है। चलो इसको अपन एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे कि ये है ग्लोब, अपन ने देखा पृथ्वी या ग्लोब के केंद्र बिंदु से खींचे गए समान कोण को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है। यानी पृथ्वी या ग्लोब के केंद्र बिंदु से, यानी ये हो गया इसका केंद्र बिंदु। मैं मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ा बहुत लाइन वगैरह खींचने में गलती हो सकती है, तो माफी चाहूँगा। तो पृथ्वी या ग्लोब के केंद्र बिंदु से खींचे गए समान कोण को मिलाने वाले, यानी केंद्र बिंदु से ये खींचा गया एक कोण, ये 0 डिग्री का अपन ने कोण खींच लिया और एक यहाँ से खींच लिया, ये हो गया 0 डिग्री का कोण। तो केंद्र बिंदु से खींचे गए कोणों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? अक्षांश रेखा कहलाती है। यानी इन कोणों को मिलाने वाली ये काल्पनिक रेखा क्या कहलाएगी? अक्षांश रेखा कहलाएगी। तो अपन इसको क्या कहेंगे? 0 डिग्री अक्षांश रेखा या फिर भूमध्य रेखा। फिर अपन देखते हैं एक और कि अपन ने इस केंद्र बिंदु से 20 डिग्री का कोण खींच लिया। कितना? 20 डिग्री का, उत्तर में 20 डिग्री का कोण खींच लिया और इसको भी अपन ने इस काल्पनिक रेखा से मिला लिया। इन कोणों को इस रेखा से मिलाया। ये कौन सी? काल्पनिक रेखा। तो इसे कहेंगे अक्षांश रेखा, यानी ये हो जाएगी उत्तरी अक्षांश रेखा। और फिर अगर अपन ने 30 डिग्री का दक्षिण में कोण खींच लिया और फिर इसको अपन मिलाएंगे एक काल्पनिक रेखा के द्वारा, तो इसे अपन कहेंगे दक्षिणी अक्षांश रेखा। क्या कहेंगे? दक्षिणी अक्षांश रेखा। फिर आगे अपन देखते हैं कि 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा ग्लोब को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। यानी अपन देखेंगे कि ये जो भूमध्य रेखा है, जो भी अपन ने देखा 0 डिग्री अक्षांश या फिर ये भूमध्य रेखा, ये ग्लोब को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। इस हिस्से को कहते हैं उत्तरी गोलार्ध और इस हिस्से को कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो ये इसको 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। ग्लोब या पृथ्वी पर खींची गई प्रमुख अक्षांश रेखा। तो चलो ये रेखा अपन देख लेते हैं कौन कौन सी खींची गई। तो देखिए, सबसे पहले अपन ने जो देखा था 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसे अपन ने नाम दिया भूमध्य रेखा। फिर 23.5 डिग्री उत्तर में खींची गई रेखा है जिसका नाम है, जिसे अपन ने नाम दिया कर्क रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसे अपन ने नाम दिया कर्क रेखा। फिर 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसे अपन ने नाम दिया आर्कटिक वृत्त। और फिर दक्षिण में रेखा खींची गई 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, जिसे अपन ने नाम दिया मकर रेखा। फिर 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा, तो इसका अपन ने नाम दिया अंटार्कटिक वृत्त। चलो, तो अपन ने प्रमुख रेखाएं देख ली कि कितने 6 रेखाएं खींची गई हैं। कौन कौन सी? आर्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, फिर भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा, फिर 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा और फिर 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। यह मुख्यतः रेखाएं खींची गई है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं अक्षांश व देशांतर में अंतर, अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा में अंतर। तो अक्षांश 181 होते हैं जबकि अक्षांश रेखाएं 179 होती हैं। तो चलो ये कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि अक्षांश और अक्षांश रेखाओं में क्या अंतर है। अक्षांश तो होते हैं 181 और अक्षांश रेखाएं 179 होते हैं। चलो तो अपन ये भी समझ लेते हैं। जैसे कि ये आ गया अपना ग्लोब। ग्लोब में अपन अपना एक केंद्र बिंदु, ये हो गया केंद्र बिंदु, और केंद्र बिंदु से अपन ने ये कोण खींचा और इसको एक काल्पनिक रेखा से मिला दिया। ये हो गई अपनी भूमध्य रेखा। अब अपन क्या कहते हैं, अक्षांश 181 होते हैं जबकि अक्षांश रेखाएं
179 होती है। तो ये कैसे होता है इसके बारे में अपन जान लेते हैं। जैसे कि अपने ये 0 डिग्री का कोण खींचा, फिर अपन ने ये 2 डिग्री का खींचा, ये 1 डिग्री का, ये 2 डिग्री का, ये 3 डिग्री का। इसी प्रकार अपन ने यहाँ पे 1 डिग्री का खींचा, इसको अपन ने इस काल्पनिक रेखा के द्वारा मिलाया। फिर अपन ने ये 2 डिग्री का खींचा और यहाँ पे भी ये 2 डिग्री का कोण हो गया और इसे भी अपन ने इस काल्पनिक रेखा के द्वारा मिला दिया। तो इसी प्रकार अपन ने एक कोण यहाँ पे खींचा 89 डिग्री का और यहाँ पे भी खींचा 89 डिग्री का और इसे भी अपन ने काल्पनिक रेखा के द्वारा मिला लिया। अंत में अपन ने एक यहाँ पे एक कोण खींचा 90 डिग्री का। अब जो 90 डिग्री का कोण है इसे अपन काल्पनिक रेखा के द्वारा नहीं मिला पाएंगे, यहाँ पे कोई काल्पनिक रेखा नहीं खींची जाएगी। इसीलिए अक्षांश 181 होते हैं जबकि अक्षांश रेखाएं 179 होते हैं। चलो देखते हैं। जैसे कि अपन ने टोटल कोण खींचे हैं 90 कोण इस तरफ और 90 कोण इसी तरफ खींचे जाएंगे यहाँ तक। तो यानी 90 प्लस 90 हो जाएंगे 180 और ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा थी ये एक जुड़ के हो जाएंगे 181, यानी टोटल एक अक्षांश हो जाएंगे 181। जबकि अक्षांश रेखाएं 179 रहेगी। और ये भी कैसे हुआ, जैसे कि अपन ये रेखा खींचते हैं तो ये पूरी की पूरी ऐसे होके वापस घूम के आती। चलो मैं एक फोटो के द्वारा आपको समझा देता हूँ। जैसे अपन इस ग्लोब की सहायता से समझते हैं। जैसे कि अपन ने कोई भी अक्षांश रेखा खींची तो वो इस प्रकार से खींची जाएगी। जैसे कि अपन ने कोई भी अक्षांश रेखा खींचते हैं तो वो यहाँ से होती हुई ऐसे घूमेगी, फिर ये भी ऐसे घूमेगी, ये भी ऐसे घूमेगी, ये भी ऐसे घूमेगी। और जो 90 डिग्री पे अपन ने देखा था, जो 90 का कोण बना है, ये वाला 90 का कोण बना है, ये इसके ऊपर कोई इस प्रकार से अक्षांश रेखा नहीं खींची जाएगी क्योंकि ये तो बिंदु है और बिंदु पे अक्षांश रेखा कैसे खींची जा सकती है। इसीलिए अक्षांश होते हैं 181 और अक्षांश रेखाएं होती हैं 179। आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि 90 डिग्री का जो ये कोण बनता है इसके ऊपर काल्पनिक रेखा नहीं खींची जाती। तो इस ओर भी 100 रुपये नहीं खींची जाएगी और एक इस ओर नहीं खींची जाएगी, यानी 2 कम हो जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। 90 डिग्री के कोण पर कोई काल्पनिक रेखा नहीं खींची जाती है। अपन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। पृथ्वी या ग्लोब पर सभी कोण यानी अक्षांश 181 होते हैं और अक्षांश रेखाएं 179 होती हैं। अब जैसे कि टोटल अक्षांश 181 माइनस 2 कोण 90 डिग्री का ये वाला और 90 डिग्री का ये वाला, इसके ऊपर कोई अक्षांश रेखा नहीं खींची जाती तो इसको माइनस कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 179। यानी अक्षांश तो टोटल हो जाते हैं 181 और अक्षांश रेखाएं हो जाती है 179। अब अपन आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं। 2 अक्षांश के मध्य 111 किलोमीटर की दूरी होती है। भूमध्य रेखा पर 2 अक्षांशों के मध्य 111.32 की दूरी होती है। भूमध्य रेखा जो होती है उसके ऊपर 111.32 किलोमीटर की दूरी होती है। इसे भी अपन एक फोटो के द्वारा समझेंगे। जैसा कि अपन एक फोटो के द्वारा समझते हैं कि 2 अक्षांश के मध्य 111 किलोमीटर की दूरी होती है। भूमध्य रेखा पर 2 अक्षांश के मध्य 111.32 किलोमीटर की दूरी। नॉर्मली जो 2 अक्षांश खींचे जाते हैं इस प्रकार से, उसके मध्य 111 किलोमीटर की दूरी होती है। जबकि भूमध्य रेखा पर यानी जो ये वाली भूमध्य रेखा है और इसके मध्य पे 111.32 किलोमीटर की दूरी रहेगी। कहाँ पर? ओनली फॉर भूमध्य रेखा पर। उसके अलावा हर जगह यहाँ पे हर जगह 111 किलोमीटर रहेगा और भूमध्य रेखा पर ये दूरी रहेगी 111 किलोमीटर
111.32 किलोमीटर। जो ये दूरी रहती है जो अपन यहाँ पे देखते हैं ये, तो इसको कहेंगे मध्य स्थान को, जो ये मध्य स्थान की जो ये दूरी है इसको कहते हैं जोन या कटिबंध। क्या कहते हैं? जोन या कटिबंध। अब अपन आगे देखते हैं कि जैसे भूमध्य रेखा पर अक्षांश व देशांतर रेखा की दूरी बराबर होती है, यानी जैसे कि ये है भूमध्य रेखा, तो यहाँ पर इन अक्षांश रेखाओं की और इन देशांतर रेखाओं की दूरी बराबर होगी। कहाँ पर? ओनली फॉर यहाँ भूमध्य रेखा पर। कहाँ पर? ये भूमध्य रेखा पर अक्षांश व देशांतर की दूरी बराबर होगी। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देशांतर रेखा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर खींची जाती है, यानी देशांतर रेखा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर खींची जाती है इस प्रकार से उत्तरी ध्रुव से, जबकि अक्षांश रेखा पूर्ण वृत्त बनाती है। इस टाइप से पूरी तरह पूर्ण वृत्त बनाती है। ये रेखा यहाँ से गई तो वापस यहाँ आके मिलेगी, वृत्त बनाती है। अक्षांश रेखा ऐसे होके वापस ऐसे आती है, यानी अक्षांश रेखा पूर्ण वृत्त बनाती है। देशांतर रेखा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर खींची जाती है। फिर अक्षांश रेखाएं पूर्ण वृत्त बनाती हैं, जबकि देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त बनाती हैं। जैसे कि ये देखिए, देशांतर रेखाओं ने अर्धवृत्त, यहाँ तक के वृत्त बनाए हैं, ये अर्धवृत्त, और अक्षांश रेखाएं यहाँ से होके यहाँ से ऐसे पूर्ण वृत्त बनाती हैं। फिर अपन और आगे देखते हैं। अक्षांश व देशांतर रेखाओं के जाल को ग्रिड कहा जाता है, यानी जो ये वाला जाल है इसे अपन ग्रिड कहेंगे। क्या कहा जाता है? ग्रिड। इस जाल को ग्रिड कहा जाता है। अक्षांश व देशांतर के जाल को ग्रिड कहा जाता है। भारत भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? भारत भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। जैसा कि अपन देखते हैं इस मैप में, जैसे कि भारत भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। जैसा कि ये हो गई अपनी भूमध्य रेखा, और यहाँ से भारत आ गया अपना ये वाला, यहाँ भारत उत्तर में स्थित है। तो भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर उत्तर में, 876 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। और ये हो गया इसका उत्तरी गोलार्ध और ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। और भारत से कर्क रेखा बिल्कुल मध्य से गुजरती, यानी ये है कर्क रेखा, ये भारत से बिल्कुल मध्य से गुजरेगी। ये भारत का आधा हिस्सा नीचे की तरह रहेगा और मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। फिर आगे बढ़ते हैं अपन। और भारत उत्तरी पूर्व गोलार्ध में स्थित है। जैसा कि अपन ने यहाँ पे भी देखा है, भारत यहाँ पर स्थित है, यहाँ पर, यानी ये हो गया उत्तर और ये हो गया पूर्व, यानी भारत यहाँ पे स्थित है उत्तरी पूर्व गोलार्ध में। तो मैप में भी देखना हो तो भारत कहाँ पे स्थित है? उत्तरी पूर्व गोलार्ध में। अब अपन आगे बढ़ते हुए देखते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा यानी कर्क रेखा भारत को दो बराबर भागों में विभाजित करती है, यानी कर्क रेखा भारत को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। कर्क रेखा विश्व के लगभग 3 महाद्वीपों से गुजरती है। इसको अपन मैप के द्वारा समझते हैं कि कर्क रेखा विश्व के लगभग 3 महाद्वीपों से गुजरती है। 3 महाद्वीप से गुजरती। अपन देखते हैं लगभग क्यों बोला, लगभग इसलिए बोला कि ये जो कर्क रेखा वगैरह जो सभी रेखाएं ये काल्पनिक रेखाएं, इसीलिए लगभग बोला जाता है। तो कर्क रेखा विश्व के लगभग 3 महाद्वीपों से गुजरती। तो वे महाद्वीप कौन कौन से हो जाएंगे? ये तो हो जाएगी अपनी कर्क रेखा, ये सीधी लाइन है जो ऑलरेडी खींची हुई है, ये हो जाएगी कर्क रेखा। और कौन कौन से महाद्वीप से गुजरती है? तो वो विश्व के 3 महाद्वीप से गुजरती है, एशिया, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका। एशिया, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका। कर्क रेखा पर स्थित सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, जैसा कि अपन को भी दिख रहा है कि ये है कर्क रेखा, और इसके ऊपर स्थित कर्क रेखा पर स्थित
सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कर्क रेखा पर स्थित एशिया। और सबसे छोटा उत्तरी अमेरिका। कौन सा? उत्तरी अमेरिका। और आगे बढ़ेंगे अपन आगे बढ़ते हैं। कर्क रेखा विश्व के लगभग 17 देशों से गुजरती है। कर्क रेखा विश्व के लगभग 17 देशों से गुजरती है। कौन कौन से 17 देश? जैसे कि अपन उत्तरी अमेरिका के देखते हैं तो उत्तरी अमेरिका के देश हो जाएंगे 3। उत्तरी अमेरिका के कितने देश हो जाएंगे टोटल? तो 3 देश। तो कर्क रेखा उत्तरी अमेरिका के 3 देशों से गुजरती है। तो वे कौन कौन से हैं एक बार देख लेते हैं इसमें। जैसे कि उत्तरी अमेरिका के देश हो जाते हैं हवाई द्वीप, मैक्सिको और बहामास। हवाई द्वीप, मैक्सिको और बहामा ये हो जाते हैं उत्तरी अमेरिका के। किसके? उत्तरी अमेरिका के। तो इसको अपन याद करने की एक ट्रिक देखते थे। HMB अपन को याद रखना है। HMB, H यानी हवाई द्वीप, M अतरे मैक्सिको और B अतरे बहामास। फिर अपन देखते हैं अफ्रीका। तो अफ्रीका के टोटल देश हो जाते हैं 6। अफ्रीका के टोटल देश हो जाते हैं 6। कौन कौन से अफ्रीका के टोटल देश हैं? पश्चिम सहारा, मारिटोनिया, माली। कौन सा? पश्चिम सहारा, मारिटोनिया, माली, अल्जीरिया, लीबिया और मिस्र। तो इसको अपन कैसे याद करेंगे? तो इसके लिए भी ट्रिक है। जैसे कि PM माली, अली मिस्र। P यानी पश्चिम सहारा, M यानी मारिटोनिया, माली यानी माली, अ यानी अल्जीरिया, ली यानी लीबिया और मिस्र यानी मिस्र। तो ट्रिक हो जाएगी PM माली, अली मिस्र। इसके बाद अपन देखते हैं एशिया के प्रमुख देश। एशिया के कौन कौन से देश हैं? तो एशिया में आ जाता है सऊदी अरब, UAE, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन और ताइवान। एशिया के ये टोटल 8 देश आते हैं। एशिया के प्रमुख ये 8 देश आते हैं जो कर्क रेखा पर स्थित हैं। अब अपन देखते हैं कि इसमें कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई वाला देश कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई वाला देश कौन सा है? तो सर्वाधिक लंबाई वाला देश है भारत। कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई वाला देश तो हो जाएगा भारत। अब अपन आगे देखते हैं कि कर्क रेखा पर स्थित क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश तो हो जाएगा चीन, जो एशिया में स्थित है। फिर सबसे छोटा देश तो हो जाएगा ताइवान। कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई वाला देश तो सर्वाधिक लंबाई वाला देश भारत। कौन सा? भारत। फिर न्यूनतम लंबाई वाला देश तो न्यूनतम लंबाई वाला देश हो जाएगा ताइवान। कौन सा हो जाएगा? ताइवान। फिर अपन आगे देखते हैं कि कर्क रेखा पर स्थित सबसे निकटतम राजधानी। कर्क रेखा पर ऐसा देश स्थित है, कर्क रेखा पर ऐसा कौन सा देश स्थित है जिसकी निकटतम राजधानी जो कर्क रेखा से लगती है? तो वो है ओमान की राजधानी। कर्क रेखा पर स्थित सबसे निकटतम राजधानी तो कर्क रेखा पर स्थित सबसे निकटतम राजधानी है ओमान की राजधानी मस्कट। ओमान की राजधानी मस्कट। और कर्क रेखा पर स्थित सबसे दूर राजधानी तो वो है चीन की बीजिंग। कौन सी हो जाएगी? चीन की राजधानी। फिर अपन और आगे बढ़ते हुए देखते हैं 23.5 डिग्री
उत्तरी अक्षांश रेखा या कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। तो ये जो कर्क रेखा है ये भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। तो अपन देखते हैं वे राज्य कौन कौन से हैं और उन राज्यों को याद करने की ट्रिक भी साथ के साथ देखेंगे। तो वीडियो में बने रहें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अपन देखते हैं कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा या कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। तो सबसे पहले अपन डायरेक्टली ट्रिक के साथ ही राज्यों को याद कर लेते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा या कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। तो अपन इसे ट्रिक के साथ ही याद करेंगे। कौन कौन से वो 8 राज्य हो जाएंगे? तो ट्रिक है जी राम, छज्जा पत्री, मिजोरम। तो यानी जी से हो जाएगा गुजरात। क्या हो जाएगा? गुजरात। जी से हो जाएगा गुजरात। रा से हो जाएगा राजस्थान। म से हो जाएगा मध्य प्रदेश। फिर है छज्जा, छ से छत्तीसगढ़ और जा से झारखंड। पत्री, प से पश्चिम बंगाल। त्रि से त्रिपुरा और मिजोरम से हो जाएगा मिजोरम। यानी टोटल अपने राज्य हो गए गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो जैसे कि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि इन राज्यों को पश्चिम से पूर्व में लिखिए। जो अपने मानचित्र में जिस तरह से दर्शाए गए हैं कि उत्तरी अक्षांश रेखा यानी कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, तो उन 8 राज्यों को पश्चिम से पूर्व की ओर लिखिए। जैसे कि भारत का मैप है तो यहाँ से यहाँ तक ये कौन कौन से राज्य हैं, तो इसे क्रम वाइज लिखिए। तो ये जो क्रम है ये इसी प्रकार से सही क्रम में जमाए गए। अब अपन आगे देखते हैं कि कर्क रेखा पर स्थित सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, तो वो हो जाएगा पश्चिम बंगाल। कौन सा हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। और सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य तो वो हो जाएगा मिजोरम। फिर कर्क रेखा पर स्थित क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य तो वो हो जाएगा राजस्थान और सबसे छोटा राज्य तो वो हो जाएगा त्रिपुरा। कर्क रेखा की न्यूनतम लंबाई वाला राज्य तो वो हो जाएगा त्रिपुरा। आज हमारी बेसिक क्लास थी तो अपन ने पूरा बेसिक जानकारी प्राप्त की। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी डाउट हो तो